हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय दिस एटॉमिक रेडियस और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसे होता है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब ये एटॉमिक रेडियस बेसिकली अगर किसी भी एटम का हम लोगों को रेडियस मेजर करना है तो वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है बेसिकली। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वन बाय वन पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो फर्स्ट इज़ कि बॉन्ड लेंथ जो है सिंगल बॉन्ड जो होता है हमारा वो हम लोग लेंगे यहाँ पे, और वो जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो दो एटम्स के बीच में होगा। ओके, सपोज ये दो एटम्स है दैट इज़ ए एंड बी, ये दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसको मेजर करने के बाद हाफ से डिवाइड कर देंगे। फिर जो भी हम लोग का आंसर मिलेगा वो हमारे एक एटम का पर्टिकुलरली क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। ओके, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर सपोज कोई दो एटम है, सपोज ए हमारा एक एटम है और दूसरा एक एटम है हमारा बी, और ये जो ए और बी एटम है ये दोनों हमारे कैसे एटम है। सो बेसिकली दीज आर ऑल नथिंग बट दी नॉन मेटेलिक एटम्स। ओके, ये मेटल नहीं है। सो ए और बी हमारा क्या है, ए और बी हमारा नॉन मेटल है। अभी ये दो नॉन मेटल्स के हमने क्या किया, एटम लिए हैं। अभी नॉन मेटल्स मतलब कौन से ग्रुप से लिया है मैंने, सो बेसिकली मैंने ग्रुप नंबर 14 या फिर 13 से ग्रुप नंबर 17 तक के एलिमेंट्स जो भी होते हैं लिख देता हूँ मैं। ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है, राइट। अभी उसमें मेटलॉइड्स भी है और उसमें मेटल्स भी है, बट मोस्टली नॉन मेटल्स वहीं पे अकर होते हैं, ठीक है, यानी पी ब्लॉक में। सो सपोज ए और बी हमारे नॉन मेटल के एटम्स है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड है। ओके, अब नॉन मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सो नॉन मेटल बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। सो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हमको इनका डिस्टेंस मेजर करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए एटम का जो न्यूक्लियस होगा, ये जो न्यूक्लियस है उसका, वो न्यूक्लियस से फिर जो बी एटम का हमारे न्यूक्लियस होगा वहाँ तक क्या होता है, बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो हमको अगर पता करना है, क्या पता करना है हमको, एक एटम का बेसिकली रेडियस कितना है, राइट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये जो बॉन्ड है आपका, इस बॉन्ड का डिस्टेंस मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर करने के बाद सपोज वो है हमारा कुछ 144, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा। सो आंसर मिलेगा 2 7 14 और उसके बाद आएगा 2 2 4, राइट। तो 72। सो 72 पिकोमीटर ये क्या है, हमारा रेडियस है। ये दोनों एटम के बीच में बॉन्ड को डिवाइड करने के बाद जो मिला वो वैल्यू है, राइट। मतलब एक एटम का रेडियस कितना है, 72 पिकोमीटर है। ओके, सो सेम ऐसे ही हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूटिलाइज करेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कंसेप्ट हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक एटम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए, सपोज हम लोग बॉन्ड लेंथ अगर लेंगे डायमंड में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा उसका, राइट। सपोज किसी ने बोला कि कार्बन का एक एटम का रेडियस कितना है वो पता लगाइए। सो आप कैसे पता लगाएंगे, सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेना है और कार्बन आपको पता ही है कि वो नॉन मेटल है, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड का डिस्टेंस रहेगा वो आपको मेजर करना है, विच इज़ 154 पिकोमीटर। बॉन्ड डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ आप मेजर कर रहे हो, वो कितना है, 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर मिल गया। अब इसको क्या करोगे आप, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा वैल्यू, 77 पिकोमीटर, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोवैलेंट रेडियस हो गया। किसका कोवैलेंट रेडियस हो गया, ये कार्बन का कोवैलेंट रेडियस हो गया। ये किसका, कार्बन का। ओके, नेक्स्ट आप क्लोरीन का भी पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, क्लोरीन का आपको बॉन्ड लेना है, राइट। क्लोरीन का बॉन्ड मतलब आपको Cl2 मॉलिक्यूल लेना है, उसमें दोनों क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड लेंथ मेजर करना है, विच इज़ 198 पिकोमीटर। कितना है वो, 198 पिकोमीटर है। ओके, अब उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिल जाएगा, 99 पिकोमीटर। मतलब एक क्लोरीन एटम का रेडियस कितना होगा, 99 पिकोमीटर। ओके, समझा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग मेजर करें, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पर देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो
Cl है इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और दूसरा जो Cl है हमारा उसका न्यूक्लियस यहाँ पर है और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक बॉन्ड बन गया है, राइट। अब ये बॉन्ड लेंथ कितना है Cl के बीच में 198 पिकोमीटर है। अब ये 198 पिकोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 99 पिकोमीटर और ये 99 जो वैल्यू है यही हमारा क्या है, ये हमारा एटॉमिक रेडियस है क्लोरीन का। ओके, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अगर हमको पता करना है मेटल का रेडियस, राइट, तो मेटल का रेडियस के लिए आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा मेटल का पीस लोगे, उस छोटे से मेटल के पीस में बेसिकली जो मेटल के एटम्स होंगे वो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आप मेजर करोगे। सपोज वो आपको मिलता है 224 पिकोमीटर, तो 224 पिकोमीटर को आप डिवाइड बाय जब 2 करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एक मेटल के एटम का रेडियस होगा। ओके, सो एटॉमिक रेडियस ऑफ बेरिलियम हम लोग को कितना मिल गया, 112 पिकोमीटर। ओके, सो ऐसे हम लोग पता करते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मेटेलिक रेडियस कैसे पता करते हैं। सो इन द केस ऑफ मेटल्स, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम्स इन द मेटेलिक सैंपल इज मेजर्ड। ओके, and 1/2 of this distance is taken as the metallic radius, 1/2 of this distance. Okay, so इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, that atomic radius is 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent atoms of a metal or two single bonded atoms of a non-metal. Okay, so ये हो गया हमारा definition for metallic radius। क्या करना है, दो मेटल का जो एटम रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस लेना है और डिस्टेंस लेने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी हम लोग को आंसर मिलेगा वो एक मेटल के एटम का रेडियस रहेगा। ओके, सो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो, ओके, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले में। सो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग, दैट ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जितना ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्गर इज अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए यहाँ पर समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो। ओके, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, कि सपोज ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉन है। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है मतलब कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है। ओके, मतलब ये जो न्यूक्लियस है उसका जो फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन तक जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है। ओके, सो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, स्ट्रॉन्गर इज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन। बराबर है, अगर न्यूक्लियस का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन तक चला जाएगा तो आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, आपका ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा। सो मतलब साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा। बराबर है, यानी नया साइज़ क्या हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, सो क्या हो गया, एटॉमिक साइज़ क्या देखने मिल रहा है आपको, बढ़ गया है, कम हो गया। सो बेसिकली एटॉमिक साइज़ रिड्यूस हो गया। ओके, क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है मतलब क्या, कि न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन तक अब पहुंच रही है, जो कि पहले नहीं पहुंच रही थी। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या बोल रहे हैं वो लोग, दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्या बोल रहा है वो पॉइंट पढ़िए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप विद इन पीरियड जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद इन पीरियड बढ़ता है। बराबर है, वही अगर आप विद इन ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो, ओके, विद इन ग्रुप जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो सपोज़ ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो एक एलिमेंट है सपोज, तो उसका ऑर्बिटल कितना है, टोटल 3 ऑर्बिटल है। लेकिन अगर आप उसके नीचे वाले एलिमेंट का ऑर्बिटल काउंट करोगे तो उसके पास 4 ऑर्बिटल होंगे। समझ रहे हो आप। सो 4 ऑर्बिटल मतलब क्या, कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसका पकड़ यहाँ तक नहीं जा रहा था, मतलब थोड़ा ही जा रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया, और दूर हो गया तो अब इसका पकड़ और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, राइट। इसमें थोड़ा ही जा रहा था और अब इसमें और थोड़ा जाएगा,
बराबर है। मतलब क्या हो रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन पे से न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो छूटते जा रही है। ओके, तो छूटते जा रही है तो मतलब क्या कि साइज़ बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियस की पकड़ छूटते जा रही है, मतलब वो इस इलेक्ट्रॉन को अब अंदर नहीं खींच पा रहा है। ओके, मतलब एटॉमिक साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। ओके, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा। कब इंक्रीज़ होगा? जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यानी जो न्यूक्लियस है उसकी पकड़ आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होगी। राइट, सो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सो एटॉमिक रेडियस का रिलेशन क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से? सो हम लोग बोल सकते हैं इन्वर्स रिलेशन है। राइट, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दैट Z इफेक्टिव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक एटॉमिक रेडियस। ओके, सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इजी रिलेशन है। राइट, ओके, नेक्स्ट अभी टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस क्या होता है, चलिए ये समझ लेते हैं। सो आप देख सकते हैं एन एटम फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन विच इज कॉल्ड एज कटायन ऑन द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कि सपोज आपका ये सोडियम एटम है, ओके, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आपको क्या मिल जाएगा? Na+ मिल जाएगा। राइट, तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप कटायन। ओके, और वही आपका Cl है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? Cl-। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे अनायन। ओके, अब ध्यान से समझिए, कटायन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और आपका जो अनायन है उसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ओके, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ओके, समझ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान से समझिए, अब मैं यहाँ पे आपको कटायन और अनायन के साइज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कटायन की। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये कटायन के बारे में। सो सपोज़ ये आपका सोडियम का मैं डिस्कस करता हूँ, सोडियम के बारे में डिस्कस करता हूँ। सपोज़ ये सोडियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ये उसका पहला ऑर्बिट। ओके, सो लिथियम सोडियम दैट इज़ थर्ड पीरियड में है, यानी उसके पास कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 3 ऑर्बिटल रहेंगे। सो सपोज ये उसके 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी उसके लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके। अब सोडियम ने क्या किया? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा? +11 का। ओके, अब ध्यान से समझिए, +11 का पॉजिटिव चार्ज है, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ओके, लॉस हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका अब नया न्यूक्लियस है। ओके, और ये उसका पहला ऑर्बिटल, ये उसका दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। राइट, अब तीसरा ऑर्बिटल में का इलेक्ट्रॉन चला गया तो तीसरा ऑर्बिटल में कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो मतलब 2 ही ऑर्बिटल बचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल दिख रहा है आपको। ओके, अब ये 2 ऑर्बिटल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहर वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? सो इसके न्यूक्लियस के ऊपर +11 का पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो +11 का ही पॉजिटिव चार्ज था। ओके, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम का जो साइज़ होगा, जो उसका आयनिक रेडियस होता है, ओके, जो उसका आयनिक रेडियस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। राइट, ओके, क्या हुआ? उसका रेडियस डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसका रेडियस क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अनायन की, अब कटायन समझ गया आपको कि कटायन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या हुआ? उसका एक ऑर्बिटल गायब हो गया, एक ऑर्बिटल गायब हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे आप ये मत भूल जाइएगा कि इसके न्यूक्लियस के ऊपर +11 का पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया है। ओके, प्रोटॉन लॉस नहीं किया है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है? +11। नेगेटिव चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का टोटल? सो 10 इलेक्ट्रॉन का 10 नेगेटिव चार्ज है। राइट,
कौन सा बड़ा है, +11, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ग्रेटर है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपेयर में। सो ऑब्वियसली आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, उस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा। सो अंदर खींचेगा तो मतलब क्या होगा, उसका रेडियस जो होगा वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अब बात कर लेते हैं अनायन के बारे में, ठीक है। अब अनायन के केस में क्या होगा, ध्यान से समझिए। अनायन के केस में मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्लोरीन के पास भी 2 ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल, ठीक है। ये थर्ड वाले ऑर्बिटल में उसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा, ओके। और क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के वजह से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब क्या हुआ कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। क्या, जी हाँ, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है। अब क्लोरीन के पास कितने का पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर +17 का पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर है। अब आप बता सकते हो कि ये वाले केस में क्लोरीन के ऊपर कितने का पॉजिटिव चार्ज है, सो +17 का ही पॉजिटिव चार्ज है, राइट। +17 ही, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसने प्रोटॉन गेन नहीं किया, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ध्यान से समझिए इस बात को, प्रोटॉन गेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। प्रोटॉन जितना पहले था उतना ही है अभी भी प्रोटॉन। सो पॉजिटिव चार्ज कितने का है, +17 का। नेगेटिव चार्ज कितने का है, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और अगेन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो टोटल हो गए उसके पास 2, 8, 10 एंड 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 का नेगेटिव चार्ज है उसके पास, ओके। सो कौन सा ग्रेटर हो गया, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ग्रेटर हो गया पॉजिटिव के। अब नेगेटिव चार्ज ग्रेटर मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया है वहाँ पे। सो एक इलेक्ट्रॉन के एंटर करने के वजह से वहाँ पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वहाँ पर वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। किसका, अनायन का। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कटायन के केस में साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़, ओके। और अनायन के केस में क्या होता है, इंक्रीज़। क्यों इंक्रीज़, क्यों डिक्रीज़, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ओके। वन मोर थिंग, अभी अगर आपको आयनिक रेडियस मेजर करना है तो आप मेजर कैसे करोगे। सो बेसिकली आपको एक आयनिक क्रिस्टल लेना है, ओके। एक आयनिक क्रिस्टल लेना है आपको। एक आयनिक क्रिस्टल लेने के बाद जो उसमें आयन्स होंगे, दैट इज़ कटायन, और जो आपका अनायन है वो कटायन और अनायन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप मेजर करोगे। वो डिस्टेंस को मेजर करने के बाद जब आप उसको डिवाइड करोगे बाय 2 तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको मिल जाएगा आयनिक रेडियस, राइट। सो आप आयन का रेडियस पता लगा सकते हो बाय मेजरिंग दिस डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द आयनिक रेडियस, ओके। मतलब आपको आयनिक क्रिस्टल में मेजर करना है, ये याद रखना आप, ओके। आयनिक क्रिस्टल में डिस्टेंस अलग अलग होता है क्योंकि कटायन का साइज़ छोटा है, अनायन का साइज़ बड़ा है, ओके। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए क्या बोला उन्होंने, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग कटायंस, ओके। नेबरिंग कटायंस मतलब वो आयनिक क्रिस्टल में कटायन अनायन की बात कर रहा है। एंड अनायंस इन आयनिक क्रिस्टल्स हैव बीन यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ आयनिक रेडाई, दैट इज रेडियाई, ओके। क्या बोल रहा है वो कि डिस्टेंस किसका मेजर करने के लिए, कटायन और अनायन का, जो कि नेबरिंग है आयनिक क्रिस्टल में, उनका डिस्टेंस मेजर करिए, आपको आयनिक रेडियाई पता चल जाएगा, ओके। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि डिवाइड बाय 2 ही करना पड़ेगा, ओके। अलग भी हो सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट, द आयनिक रेडिया शो द सेम ट्रेंड एज ऑफ एटॉमिक रेडिया। ये चीज़ आपके लिए इजी हो गई, मतलब अगर एटॉमिक रेडिया का जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, वही सेम ट्रेंड आपको आयनिक रेडिया का भी देखने मिलता है, ओके। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, चलिए यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ मैं। सपोज़ आपका Na+ है,
Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। और आपका F- है, F- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, बट सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +11 का, और F- के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितने का है? +9 का। सो आपको एक चीज़ क्या समझ में आ गई कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का डिफरेंट होता है, बट इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ये याद रखना है आपको कि न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। ओके, साइज़ भी ऑब्वियसली डिफ़र करेगा। किसका साइज़ बड़ा होगा? सो आपका ये जो सोडियम Na+ है इसका साइज़ क्या रहेगा? बिगर रहेगा। इसका क्या रहेगा? लार्जर साइज़ रहेगा एज़ कम्पेयर टू आपके F- का। F- का साइज़ क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। ओके, सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ आपका Na है, सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम के पास कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, और ये रहा उसका तीसरा ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज कितने का है? सो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास +11 का। अब ध्यान से समझिए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो क्या हो जाता है? यहाँ पर 2 ही ऑर्बिटल बचते हैं जिसमें लास्ट वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी इसके पास? इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूँ किसकी? F- की, यहाँ पर Na+ हो गया। अब F- की बात करता हूँ। चलिए, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास कितना ऑर्बिटल है? सो फ्लोरीन के पास है 2 ऑर्बिटल। ठीक है, अब 2 ऑर्बिटल में से लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, जिसमें से उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या किया उसने? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको क्या मिल जाएगा? सो आपको मिलेगा उसका साइज़ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास? उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। और F- है, राइट। यहाँ पर ये कटायन है, और यहाँ पर ये क्या है? हमारा अनायन है। ध्यान से समझिए इसको। क्या हो रहा है? उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, और सोडियम के केस में क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, बट अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? इसके ऊपर +11 का। यहाँ पर भी कितना होगा? +11 का। ओके, यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? सो यहाँ पर था +9 का पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी +9 का पॉजिटिव चार्ज है। और आप देखेंगे कि फ्लोरीन है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 17 का। और सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सो सोडियम बेसिकली आपके ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ओके, सो ग्रुप 1 का एलिमेंट है वो। ग्रुप 1 का एलिमेंट मतलब क्या? कि जो आपका Na+ है उसका साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू F- के। ओके, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा। ओके, दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, सो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग 1 बाय 1। क्या बोला है? द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज हाउएवर डिफरेंट। मतलब जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है वो दोनों का अलग होता है, भले दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। द रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वैरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उसी हिसाब से उनका रेडियाई भी, दैट इज रेडियस भी वैरी करेगा। ओके, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, और उतना ही उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉलर हो जाएगा। ओके, और इसका ही वाइस वर्सा भी आप इमेजिन कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।